एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस में। आज आपके बीच में फिर हम आपके आगे हैं। आज जो चैप्टर मैं आपको कराने वाला हूं दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ये चैप्टर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है दोस्तों उन लोगों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं CUT इकोनॉमिक्स के लिए दोस्तों। इसके अलावा जो लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी PGT इकोनॉमिक्स के लिए या किसी भी स्टेट के एग्जाम जो कि PGT इकोनॉमिक्स के लिए है दोस्तों। केंद्रीय विद्यालय एग्जाम KVS NVS का जो एग्जाम होने वाला है दोस्तों इकोनॉमिक्स के लिए PGT इकोनॉमिक्स के लिए। और इसके अलावा दोस्तों आपका TGT और PGT कॉमर्स के लिए भी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी दोस्तों वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जो कि हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसके कुछ शानदार MCQ करेंगे दोस्तों। पहला MCQ आपके सामने आ चुका है, शुरुआत करते हैं। व्हाट वाज द ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम इन इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। पर कैपिटा इनकम मतलब एक इंसान में हिस्से में जो भी इनकम आती है पर पर्सन के हिस्से में आने वाली इनकम का कितना ग्रोथ रेट था, कितना प्रतिशत इसमें इजाफा होता था हर साल में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है, बिल्कुल सही, सोचिए एक बार इसका सही आंसर क्या हो सकता है। क्या इसका सही आंसर हो सकता है 0.9%, 0.5%, 1.2% या 3%। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 0.5%। तो ये बहुत ही कम है, आप इसे कह सकते हैं नोशनल है। नोशनल मतलब ये नील के बराबर ही है, ये तो कुछ भी नहीं है। 0.5% तो कुछ भी नहीं होता। मतलब अगर मान लीजिए एग्जांपल, एक इंसान अगर एक साल में 1,000 रुपए कमा रहा है और अगर उसकी इनकम 0.5% बढ़ती है तो मान लीजिए एक साल में उसकी इनकम 5 रुपए बढ़ गई। 1,000 रुपए से अगर वो 1,005 पर आ गया तो ये हुआ 0.5% का इजाफा, जो कि कुछ भी नहीं है। 5 रुपए बढ़ने से कुछ नहीं होता भाई साल के। 5 रुपए में तो आज के टाइम में एक कुछ खाने की चीज भी कमी आती है, टॉफी आ सकती है बस, और कुछ नहीं। दूसरा, पुअर वैरायटी ऑफ सीड्स एंड लो प्रोडक्टिविटी सीड्स वर मेनली द रीजन फॉर स्लो ग्रोथ ऑफ डैश। ओके भाई, सीड्स चाहे वो पुअर वैरायटी हो चाहे लो प्रोडक्टिविटी के सीड्स हो, वो किस चीज के लिए या किस चीज की ग्रोथ के लिए होते हैं या किस चीज की कम ग्रोथ का रीजन बनेंगे। क्या टर्शरी सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, ऑल ऑफ दीज। ऑब्वियसली बात है भाई, सीड्स का लेना देना सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में कोई सीड्स नहीं लगती, तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों हमारा एग्रीकल्चर सीड्स। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द फर्स्ट आयरन एंड स्टील कंपनी एस्टैब्लिश इन इंडिया। ओके, वेयर वाज द फर्स्ट आयरन स्टील कंपनी है। तो दोस्तों सबसे पहले आयरन स्टील कंपनी का नाम है टिस्को, TISCO, टाटा आयरन स्टील कंपनी। ये एस्टैब्लिश हुई थी जमशेदपुर के अंदर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। कंपनी का नाम है टिस्को और एस्टैब्लिश हुई थी जमशेदपुर में। नेक्स्ट, व्हाट वाज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इन द इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस की ईव पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी दोस्तों, आपको आइडेंटिफाई करनी है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब एक एवरेज इंसान कितनी जिंदगी जीता था, ठीक है, इंडिया के अंदर। तो यह है दोस्तों हमारी, सोचिए एक बारी, क्या ये 60 ईयर्स है, 50 ईयर्स है, 44 है। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा 44 ईयर्स। तो एक इंसान की एवरेज लाइफ इंडिया में इंडिपेंडेंस के टाइम पर 44 ईयर्स थी दोस्तों, जो कि ठीक है, बहुत ज्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, ठीक ठाक है। आजकल ये 68 69 के अराउंड है, उस टाइम पे सिर्फ 44 ईयर थी दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इन हाउ मेनी सेक्टर्स इज द ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड। ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जो हमारा कामकाजी तरीका होता है, काम करने का तरीका होता है, उसको हम किस हिस्सों में या कितने सेक्टर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज अ सेक्टर इन विच पॉपुलेशन इज डिवाइडेड। पॉपुलेशन हमारी इकोनॉमी किस सेक्टर में काम करती है, उसको हम ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर कह सकते हैं। या फिर हमारे जो लोग हैं वो किस किस ऑक्यूपेशन में काम कर रहे हैं और उस ऑक्यूपेशन को मैं कितने हिस्से में बांट सकता हूं दोस्तों। तो ये हिस्से रहेंगे हमारे 3। तो ये हिस्से भी आपके कौन कौन से होते हैं आप लोग को बताइए। ये हिस्से रहेंगे दोस्तों हमारे 3, इनका नाम है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, आप लोग ध्यान रख के चले। क्वेश्चन नंबर 6, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज द साइन ऑफ डैश। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब आप लोग जानते हैं कि 1 साल से कम उम्र के बच्चे जिनकी डेथ हो जाती थी किसी भी डिजीज या किसी प्रॉब्लम की वजह से, वो सब के सब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के अंदर काउंट होते हैं दोस्तों। ये शो करते हैं कि हमारे देश में पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, हाँ ये भी रीजन हो सकता है। हेल्थ केयर कम है, हाँ ये भी रीजन हो सकता है। तो ये दोनों रीजन हो सकते हैं, हाँ ये दोनों रीजन हो सकते हैं।
कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अगर ज्यादा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं देश में गरीबी बहुत ज्यादा है, बिल्कुल हो सकती है, और हमारा हेल्थ केयर बहुत ही पुअर है, ये भी इसका एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। लैंड होल्डिंग एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस फॉर डैश, इंडिपेंडेंस के टाइम पे जब देश को आजादी मिली तो हमारे देश की लैंड होल्डिंग, जमीनें कैसी थी? बड़ी थी? नहीं, बिल्कुल नहीं थी। छोटी थी? हाँ छोटी थी। बटी हुई थी? हाँ जी बटी हुई भी थी। तो आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ये ऑप्शन नंबर 4 ज्यादा बेटर है, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड। एक तो हमारे देश की जो जमीनें थी वो छोटी छोटी थी, ठीक है, और वो फ्रेगमेंटेड, फ्रेगमेंटेड का मतलब एक जमीन यहाँ पर, ठीक है, दूसरी जमीन यहाँ पर, तीसरी जमीन यहाँ पर, एक तो जमीनें छोटी छोटी हैं ऊपर से बटी हुई हैं, ठीक है। बेटर रहती अगर ये सारी जमीन हमारी एक ही जगह पर होती तो एटलीस्ट कम से कम जमीन बड़ी हो जाती, लेकिन क्या थी जमीनों में सबसे बड़ी मुसीबत कि जमीनें छोटी छोटी थी और ऊपर से बटी हुई थी बहुत जगह पे। इन पे ध्यान दे पाना और अच्छी फार्मिंग कर पाना दोस्तों पॉसिबल नहीं हो पाता। मजा तब है जब ये सारी जमीन एक जगह पर हो और हम इसको बहुत अच्छे से यूज कर पाए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8। इंडिया एंटर द डैश स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आफ्टर द ईयर 1921। दोस्तों 1921 ऐतिहासिक साल रहा है हमारे इंडिया के लिए, और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन वाला पॉपुलेशन की नजर से देखा जाए तो ये साल वैसे भी काफी इंपॉर्टेंट रहा है हमारे देश के लिए। इस साल की सबसे बड़ी खासियत ये रही है कि इस साल के बाद हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसमें कभी गिरावट नहीं आई। 1921 को हम लोग ईयर ऑफ डिवाइड कहते हैं, मतलब ईयर ऑफ डिवाइड इसलिए 1921 से पहले हमारे देश की जो पॉपुलेशन थी ना वो किसी साल ज्यादा किसी साल कम, ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा कम चलती थी। लेकिन 1921 को टच करने के बाद हमारे देश की पॉपुलेशन कभी कम नहीं हुई, हर साल इसके अंदर राइस आता गया आता गया आता गया आता गया आता गया आता गया आता गया, ये कभी कम हुई नहीं बिल्कुल भी। इसलिए 1921 को हम लोग ईयर ऑफ डिवाइड कहते हैं। तो ये है दोस्तों हमारा सेकंड स्टेज ऑफ इकोनॉमिक या सेकंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1921 से पहले तो इकोनॉमिक स्टेज आपकी ये रही जिसमें राइज एंड फॉल आता रहता था, और उसके बाद तो भाई साहब जो हमने तरक्की करी है 140 करोड़ पार हो गए हम लोग, काफी तरक्की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री रिसीव द मेजर सेटबैक ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। ब्रिटिशर्स के राज में इनमें से सबसे ज्यादा किस इंडस्ट्री के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ा या सबसे ज्यादा किस इंडस्ट्री का हाल ब्रिटिशर्स ने बुरा करा? तो वो थी दोस्ती हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को ब्रिटिशर्स ने पूरा इरोड कर दिया, बर्बाद करके रख दिया ब्रिटिशर्स ने। और हैंडीक्राफ्ट को बर्बाद करने के पीछे ब्रिटिशर्स का मेन पर्पस ये था कि अगर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बर्बाद होगी इंडिया की तो वो इंडिया को आर्थिक नुकसान पहुंचाना चाहते थे। और हैंडीक्राफ्ट से हमारी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी थी, हम लोग पूरे वर्ल्ड के अंदर हैंडीक्राफ्ट को सप्लाई करते थे, अच्छा खासा पैसा कमाते थे। तो उन्होंने हमारी रीढ़ की हड्डी या एक तरीके से हमारा जो मेन सेक्टर था उसके ऊपर असर डालने के लिए हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, और उसके बाद फिर हमारे देश में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईयर ऑफ डैश इज नोन एज ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। अभी मैंने आपको बताया किस साल को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहते हैं दोस्तों, तो इसका आंसर है 1921। क्यों है? इसके बाद कभी पॉपुलेशन कम नहीं हुई इसलिए इसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, डैश सेक्टर अकाउंट फॉर लार्ज शेयर इन वर्कफोर्स अंडर द ब्रिटिश रूल। सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा किस सेक्टर के अंदर लोग काम करते थे ब्रिटिश रूल के अंदर? तो दोस्तों उस टाइम पे हमारे देश का में जो मेन सबसे ज्यादा लोग जिस सेक्टर में काम करते थे तो प्राइमरी था, और आज के टाइम में तो खैर टर्जरी हो गया, लेकिन फिर भी उस टाइम पे सबसे ज्यादा लोग प्राइमरी में थे, ये हम कह सकते हैं वर्कफोर्स काफी ज्यादा थी। आज भी है तो प्राइमरी में काफी ज्यादा, लेकिन कॉन्ट्रीब्यूशन के मामले में सबसे अच्छा टर्जरी है, बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूट करता है जीडीपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द फीमेल लिटरेसी वाज लेस देन डैश परसेंट अंडर द ब्रिटिश रूल। दोस्तों जो टोटल लिटरेसी रेट था ब्रिटिशर्स के रूल में वो 16% के आसपास था, ठीक है, जिनमें से 9% तो मेल का था, ठीक है, और बाकी कहा जाता है कि बचा कुचा 7% के आसपास फीमेल का था। तो इसका दोस्तों सही आंसर रहेगा हमारा 7%। तो ये है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 कि फीमेल लिटरेसी रेट 7% या 7% से कम था ब्रिटिशर्स के राज में दोस्तों, हमेशा ध्यान रख के चलेंगे, भूलेंगे बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द रीजन फॉर ब्लीक ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर अंडर द ब्रिटिश रूल वाज लिमिटेड रोल ऑफ डैश सेक्टर। ओके, ब्लीक ग्रोथ का मतलब होता है काफी धुंधली या बहुत ही स्लो, या एक तरीके से आप कह सकते हैं कि फेडेड ग्रोथ, मतलब एक तरीके से बिल्कुल साफ नहीं थी, बिल्कुल तरक्की कुछ खास नहीं थी, या तरक्की में कुछ चमक नहीं थी, बहुत ही फेडेड सी ग्रोथ थी इंडस्ट्रियल सेक्टर की ब्रिटिशर्स के राज में। ऐसा इसलिए था क्योंकि 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 किस सेक्टर की वजह से ऐसा हुआ दोस्तों, मेन हमारा सवाल ये है। ऐसा मेन हुआ हमारे पब्लिक सेक्टर की वजह से।
पब्लिक सेक्टर ने कुछ नहीं करा, या जो सरकारी इंडस्ट्रीज थी उस टाइम पर उन्होंने कुछ नहीं करा और ढंग से उनको चलाया नहीं गया। ब्रिटिशर्स ने अपनी सरकारी इंडस्ट्रीज को ढंग से नहीं चलाया। ये एक बहुत बड़ा रीजन था कि जो हमारे इंडिया की ग्रोथ रेट थी इंडस्ट्रियल सेक्टर काफी ज्यादा फेडेड थी। ये आप हमेशा ध्यान रखे चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, जमींदारी सिस्टम वाज फर्स्ट इंप्लीमेंटेड इन डैश प्रेसिडेंसी अंडर द ब्रिटिश रूल। सबसे पहले जमींदारी सिस्टम कहां था दोस्तों? सोच के देखिए, क्या इसका आंसर बिहार है, गोवा है, मद्रास है या फिर बंगाल है? ठीक है, तो चार ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, गोवा, बिहार, मद्रास या बंगाल। सही आंसर है दोस्तों इसका बंगाल। बंगाल प्रेसिडेंसी में सबसे पहले जमींदारी सिस्टम आया था। ध्यान रखे चलेंगे दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है बंगाल प्रेसिडेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, अबाउट डैश परसेंट ऑफ इंडिया लिव्ड इन विलेजेस अंडर द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिशर्स के राज में इंडिया कितने प्रतिशत भारत गांव में रहता था? आपको सोच समझ के बताना दोस्तों, कितने परसेंट इंडियंस उस टाइम पर रहते थे कहां पर? गांव में। तो इसका दोस्तों जो एक्यूरेट आंसर या जो आंसर है दोस्तों वो है हमारा 85%। ब्रिटिशर्स के राज में भारत का 85% हिस्सा या 85% पॉपुलेशन का हिस्सा गांव में रहता था दोस्तों। ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, मुस्लिन इज अ कॉटन टेक्सटाइल विच हैज ओरिजिन इन डैश। ओके, मुस्लिन जो डकाई मुस्लिन के नाम से जाना जाता है, इसको हम लोग मलमल के नाम से भी जानते हैं आज के टाइम में। मलमल का कपड़ा जो होता है, ठीक है, डकाई मुस्लिन कहा जाता है, ठीक है, मलमल खास, ठीक है, ये वही है। तो ये कहां से ओरिजिनेट होता है दोस्तों? ये ओरिजिनेट होता है आपका बंगाल से, ठीक है। और अब तो इसकी सारी की सारी मुस्लिम की जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं या इसको बनाने वाली जितनी भी टेक्सटाइल है वो सब की सब दोस्तों जा चुकी है हमारे देश की आज़ादी के बाद, या जो बंटवारा हुआ था उसमें ये सब के सब बांग्लादेश में चली गई दोस्तों। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे सामने आता है जिसका नाम है स्यूज कनाल वाज द डायरेक्ट रूट फॉर शिप बिटवीन डैश एंड डैश। ओके, स्यूज कनाल किसके बीच में रूट था दोस्तों? ये इसका आंसर है हमारा इंडिया ब्रिटेन। स्यूज कनाल जो है एक बहुत अच्छा रूट रहा है, काफी इंपॉर्टेंट रहा है, और ये लिंक करता था दोस्तों हमारे इंडिया को किसके साथ? ब्रिटेन के साथ, ताकि इंडिया से जितना भी रॉ मटेरियल है वो डायरेक्टली जा पाए कहां तक? ब्रिटेन तक दोस्तों। ध्यान रखे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिशर्स टू द इंडियन इकोनॉमी। इनमें से कौन सा ब्रिटिशर्स का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन नहीं है दोस्तों? सोचेंगे, समझेंगे, आराम से ठंडे दिमाग के साथ आंसर देंगे दोस्तों। इंट्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर मॉनिटरी सिस्टम, ये तो हमारा कंट्रीब्यूशन है। कंट्रोल ऑफ माइंस, ये भी है। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी है। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कौन सा नहीं है, सारे हैं, तो नन ऑफ दीज लिखना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर। इनमें से कौन सा सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर नहीं है? लिटरेसी रेट सोशल डेवलपमेंट है, मोर्टेलिटी रेट सोशल डेवलपमेंट है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी सोशल। पर कैपिटा इनकम दोस्तों हमारा सोशल नहीं है, ये तो हमारा इकोनॉमिकल है, ये पैसे से रिलेटेड है। पर कैपिटा इनकम मतलब एक इंसान के हिस्से में कितना पैसा आता है, इसका फॉर्मूला होता है नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन। तो इसको निकाला जाता है, इसको कहते हैं पर कैपिटा इनकम। तो 19 का दोस्तों फोर्थ वाला आंसर रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 20, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी वाज लो अंडर द ब्रिटिश रूल ड्यू टू डैश। ओके, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी क्यों थी कम ब्रिटिशर्स के राज में? क्या लैंड सेटलमेंट सिस्टम की वजह से थी, टेक्नोलॉजी खराब होने की वजह से थी, इरिगेशन फैसिलिटी खराब होने की वजह से थी? हाँ, सारे ही हैं, ये सबके सब रीजन ही है। ठीक है, इन्होंने मेन रीजन तो नहीं पूछा, खैर मेन रीजन तो ये है हमारा, लेकिन वैसे तो ये सबके सब रीजन थे कि टेक्नोलॉजी हमारे पास अच्छी नहीं थी बिल्कुल भी, तो और हमारा काम भी अच्छा नहीं था, टेक्नोलॉजी इरिगेशन कुछ अच्छा नहीं था। बाकी मेन रीजन हमारा वैसे लैंड सेटलमेंट है। ध्यान रखे चलेंगे दोस्तों, अगर मेन पूछा जाए तो आंसर आएगा वेरियस सिस्टम ऑफ लैंड सेटलमेंट। क्वेश्चन नंबर 21, रेलवे वाज कंसीडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ डैश। ओके, रेलवे किसका कंट्रीब्यूशन है? सेंट्रल गवर्नमेंट का, इंडियंस का, ब्रिटिशर्स का? तो दोस्तों आंसर है इसका ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स का सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इंडियन इकोनॉमी में दोस्तों रहेगा रेलवे। ध्यान रखे चलेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, भूलेंगे बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन नंबर 22, द फाइनेस्ट वैरायटी ऑफ मुस्लिन इज डैश। ओके, ये सबके सभी यार अच्छे हैं, सारे बहुत बढ़िया हैं, चाहे वो मलमल शाही हो, मलमल खास हो, सबके सब बहुत बढ़िया है अपना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर भी अगर एक रेस्ट्रिक्ट देना हो दोस्तों कि सबसे अच्छा कौन सा है फाइनेस्ट वैरायटी, तो दोस्तों उसको मलमल खास के नाम से जाना जाता है, ऐसा एनसीईआरटी में मेंशन करा गया है। तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों हमारा मलमल खास, ये आप लोग ध्यान रखे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन डिड ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस रेलवे इन इंडिया। तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा 1850, ये आप हमेशा ध्यान रखे चलेंगे। ब्रिटिशर्स ने जो रेलवे इंट्रोड्यूस करी थी इंडिया में वो करी थी साल 1850 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं,
द मेन इंटरेस्ट ऑफ जमींदार हुआ डैश। जमींदार का मेन इंटरेस्ट क्या था क्या था क्या था? रेंट कलेक्ट करना, कंडीशन इंप्रूव करना एग्रीकल्चर की, फूड क्रॉप्स को उगाना, कैश क्रॉप्स को उगाना। तो दोस्तों जमींदार का मेन इंटरेस्ट था रेंट कलेक्ट करना, बस जमींदार को मतलब था किससे? रेंट से, कि भैया रेंट मिल जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए, ज्यादा से ज्यादा रेंट मिल जाए और बस जमींदार खुश के खुश, जमींदार को कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए? रेंट ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। दोस्तों ध्यान रखे चलेंगे। दोस्तों ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण सवाल इस चैप्टर से आप लोगों के लिए। दोस्तों हमेशा ध्यान रखे चलेंगे और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आपको ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। दोस्तों आपका अपना यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस आपकी सेवा में हमेशा हाजिर, आपके लिए बेहतर से बेहतरीन क्वेश्चन लेके आता रहेगा हमेशा आपका अपना यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस। दोस्तों